हाय फ्रेंड्स, शारिक खान हियर, डॉक्टर अमीना क्लासेस। अपना वेक्टर्स का सफ़र काफ़ी अच्छी रफ्तार से चल रहा है। अब धीरे धीरे इसने मोमेंटम भी पकड़ लिया है और अभी तक हमने लास्ट एंड में वेक्टर्स के ऊपर ही कंसंट्रेट किया। वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। वेक्टर्स के ऊपर बेस बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हम लोगों ने किए और देखा वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है और इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आज हम इसके एप्लीकेशन के ऊपर आ गए कि वेक्टर्स के एप्लीकेशन हैं क्या। वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो ऐड करने का हमने एक मेथड पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। आज हम उनके बड़े भैया की बात करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स के बड़े भैया की बात करेंगे। बड़े भैया के एप्लीकेशन, उनकी क्वालिटी छोटे भैया से भी ज़्यादा है। वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इम्पॉर्टेंट बहुत है। इसके पहले कि मैं आपको और आगे की कहानी शुरू करूं आज की, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा वेक्टर्स के एडिशन के पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। क्लास 11th में तो इसका यूज़ है ही, क्लास 12th में, क्लास 11th से भी ज़्यादा यूज़ होगा पैरेललोग्राम लॉ। इतना ज़्यादा इसका एप्लीकेशन। 80% डेरिवेशन में पैरेललोग्राम लॉ इन वन वे और दी अदर यूज़ होता है। तो आज हमारा कंसंट्रेशन रहेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के ऊपर और आज कोशिश ये करेंगे कि इसके ऊपर बेस कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स की जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, इसके पहले हमने पढ़ा था कि अगर एक बॉडी को दो फोर्सेस लगाकर खींचा जा रहा है, एक फोर्स P हो गया, दूसरा फोर्स Q हो गया, ज़रूरी नहीं है फोर्सेस ही हो, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। मान ले फोर्स है या मान ले दो वेलोसिटीज़ हैं। सवाल ये उठता है कि बॉडी किसकी डायरेक्शन में जाएगी, P की डायरेक्शन में या Q की डायरेक्शन में, फोर्स P की डायरेक्शन में या फोर्स Q की डायरेक्शन में। ऑब्वियसली बॉडी एक ही है, तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की डायरेक्शन में जाएगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं साहब फोर्स Q का बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? या फोर्स Q की ही डायरेक्शन में जाएगी, फोर्स Q छोटा है, कम है, इसलिए इनसिग्निफिकेंट हो गया। नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ इनसिग्निफिकेंट नहीं होती। छोटी से छोटी चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो वेक्टर Q भले ही कम हो, मान लें है तो बॉडी ना तो वेक्टर Q की डायरेक्शन में जाएगी और ना ही वेक्टर P की डायरेक्शन में जाएगी। फिर सवाल उठता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी। तो बॉडी जाएगी इनके कंबाइंड इफेक्ट की डायरेक्शन में। इन दोनों वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट को ही हम वेक्टर सम कहते हैं। टेक्निकली इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट। तो अब हमने ट्राइंगल लॉ में देखा था इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। इफ टू वेक्टर, देखिए वेक्टर P को ट्राइंगल की इस आर्म से, आर्म AB लिख दूं इसको मैं, आर्म AB से हमने वेक्टर P शो किया, फोर्स P, और आर्म BC से हमने शो किया वेक्टर Q। तो अगर दो वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्कस कर चुके हैं ये, तो उन दोनों का वेक्टर सम यानी दोनों का रिजल्टेंट थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल से रिप्रेजेंट होता है। अब वही बात पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। आप यहाँ देख लीजिए, अगर इन दो वेक्टर्स को हम किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें तो दोनों एडजेसेंट साइड्स के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। इतना आसान स्टेटमेंट है इसका। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय, एज यू कैन सी हियर, if two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then their मतलब वेक्टर P और वेक्टर Q का combined effect resultant, their resultant will be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, एक ये वाला भी है, BD भी है, बट ये वाला नहीं। कौन सा वाला? by the diagonal of the parallelogram which is common to the point P and Q, or passing through the point side A and B. Side A means side Q, side P, यानी साइड AB और साइड AD के जो कॉमन पॉइंट है,
इससे जो पास होने वाला डायगोनल है दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। रिपीट, अगर दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसी दो वेक्टर्स यानी दो फोर्स भी हो सकते हैं, दो वेलोसिटीज भी हो सकती हैं, अगर हम किसी पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट करें तो दोनों का रिजल्टेंट, अच्छा एक बात यहाँ ध्यान रहे, अगर हम वेक्टर p को पैरेललोग्राम की साइड ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी कि वेक्टर p यहाँ और हमने इसको किसी भी डायरेक्शन में शो कर दिया, ऐसा नहीं। तो अगर दो वेक्टर यानी वेक्टर p एंड q जो एक बॉडी o के ऊपर एक साथ एक्ट हो रहा है, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें तो दोनों का रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड्स। ठीक है, अब इसका जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट आपको मैंने जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिया हुआ है। अब आज के बाद आप जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे उसमें MCQs हैं जिनमें आपको ट्रायंगल लॉ का यूज़ होगा, जिनमें आपको पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ होगा। आप उनको अब सॉल्व करना शुरू करिए। आज भी हम इसको सॉल्व करने वाले, लेकिन हम आज एक फार्मूला डिराइव करेंगे। ये फार्मूला वेदर इट इज़ ट्रायंगल लॉ और इट इज़ पैरेललोग्राम लॉ, जो फार्मूला डिराइव कर रहे हैं हम किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का, वो फॉर्मूला दोनों के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा। इस फॉर्मूला को आप देखिए ए बी सी, ये पार्ट देखो ए बी सी, तो ये तो डिट्टो ए बी सी, तो ये पार्ट ए बी सी इस पैरेललोग्राम का और ये ट्राइंगल का ए बी सी दोनों पार्ट डिट्टो हैं। तो यहाँ पर ये डायगोनल शो कर रहा है ए सी द रिजल्टेंट, यहाँ पर थर्ड साइड शो कर रही है ए सी द रिजल्टेंट, और दोनों की डायरेक्शन आप देखें ये इस डायरेक्शन में, जो कंबाइंड इफेक्ट है उसकी डायरेक्शन में। तो लेंथ ऑफ ए सी क्या शो करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जिसका फॉर्मूला आज हमें डिराइव करना है। चलिए इसका फॉर्मूला को हम डिराइव करते हैं। किसका फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ, हेडिंग डालो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ और बाय ट्रायंगल लॉ। तो किसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक, दैट इज R। लेकिन हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उस ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, जो थर्ड साइड हाइपोटेन्यूस होती है वो उसकी लेंथ उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। अब एक दिक्कत आ गई यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं मिल रहा, मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो कोई बात नहीं। ए सी जो लेंथ चाहिए मुझे, वो मुझे चाहिए लेंथ ए सी बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम होता है एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सिंपल ज्योमेट्री का हेल्प लूँगा मैं। आई विल यूज सिंपल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। देखिए कैसे, मान लिया मैंने कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। ये परपेंडिकुलर मैंने पॉइंट सी से किसके ऊपर ड्रॉप किया, इस बेस ए सी एक्सटेंडेड पर। वेक्टर पी जिसको मैंने साइड ए बी से रिप्रेजेंट किया उसको मैंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। इस साइड ए बी एक्सटेंडेड पर मैंने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। चलो अब सिंपल ज्योमेट्री देखिए, इसमें वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर पी, इसका मतलब लेंथ ए बी क्या शो करेगी, वेक्टर पी। ठीक, वेक्टर ए डी, अच्छा ये डी आ गया तो ये इसको क्या ले लो, इसको ई ले लो। वेक्टर ए डी, ये रहा वेक्टर ए डी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर क्यू को। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ए डी क्या शो करेगी, लेंथ ए डी, इस वेक्टर की लेंथ ए डी, एरो हटा दिया मैग्नीट्यूड बचा, डायरेक्शन हटा दी, डायरेक्शन हटाते तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है, तो ये शो कर रहा है वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड ओनली। अब अगर आप देखें तो ये ए डी और बी सी, तो ए डी किसके इक्वल है, अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर बी सी, ये भी वेक्टर क्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बी सी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हटा दी, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर
क्यू का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल ज्योमेट्री यूज करें, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू वी आर यूजिंग वेरी सिंपल ज्योमेट्री, कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल टर्म्स। ओके, अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल बी ई सी, यहां से मैं कुछ वैल्यूज निकालूंगा। मुझे अगर इसमें यहाँ देखो ट्राइंगल ए ई सी हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए सी की लेंथ मेजर आसानी से कर सकता हूँ। आप लोग ज़रा दोबारा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ये मेरे पास ट्राइंगल है ए ई सी, ये मेरे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आसानी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस लेंथ ए सी जो कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मेरे पास ए बी की तो वैल्यू है P, लेकिन मेरे पास बी ई की वैल्यू नहीं है। मुझे पूरा बेस चाहिए इस राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी में, पूरा मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो मेरे पास बी ई की वैल्यू नहीं है, मेरे पास इस परपेंडिकुलर ई सी की वैल्यू भी नहीं है। तो सबसे पहली बात, मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं था पहली बात। तो मैंने क्या किया, बेस ए बी को एक्सटेंड किया और यहाँ से सी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये बन गया ए ई सी, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मेरे पास बेस कंप्लीट नहीं है, परपेंडिकुलर है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री से बी ई की भी और सी ई की भी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। इन ट्राइंगल बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी में देखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी ई द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो ये लीजिए बी ई की वैल्यू आ गई बी सी कॉस थीटा, हाईलाइट करके लिखूंगा इसको मैं। बी ई की वैल्यू मेरे पास आई, बी ई की वैल्यू, बी सी क्या शो कर रहा है, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड। तो ये बी सी की जगह लिखा मैंने क्यू और कॉस थीटा। देखो कितनी सिंपल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई। एक बात यहाँ और बता दूँ कि हमारा अब जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन। तो वेक्टर रेजोल्यूशन ऐसे ही होता है जैसे यहाँ मैंने बी ई की वैल्यू निकाली, ऐसे ही वेक्टर रेजोल्यूशन इतना ही सिंपल मेथड से होता है। वेक्टर रेजोल्यूशन आप समझ लोगे तो फिर आप प्रोजेक्टाइल मोशन, जो इस मोशन इन 2 डायमेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे मज़ेदार चैप्टर है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगा। बल्कि मैं यहाँ ये तक कहूँ कि हम अभी तक वेक्टर्स से रिलेटेड जितनी भी तैयारी कर रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए कर रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वह टिपिकल हिंदी, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, हम ये सारी तैयारी हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कर रहे हैं, जो इस मोशन इन 2 डायमेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा मज़ा आएगा आपको। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना सोफिस्टिकेटेड चैप्टर है ये वाला, लेकिन उसके लिए हमारे बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तो ये आपके बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। चलो बी की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ए ई की पूरी कंप्लीट वैल्यू आ गई। ए ई हो गया बेस इस राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी का बेस आ गया ए बी प्लस बी। ए बी की वैल्यू पी थी और बी की वैल्यू और आ गई क्यू कॉस थीटा आ गई। इस बात को ध्यान रखिए। तो मैं इस बी ई की वैल्यू को यहाँ लिख दूँ, जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो इसको हम यूज़ करेंगे। मैंने इस बी ई को यहाँ लिख दिया, होपफुली सबको दिख रहा होगा, क्यू कॉस थीटा। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस इट इज। अब मेरे पास सी ई रह गया, ये जो परपेंडिकुलर है सी। तो मुझे मालूम है कि कुछ बच्चों ने एंटिसिपेट करके बोलना भी शुरू कर दिया होगा, सर साइन थीटा का कॉन्सेप्ट से हम इस सी ई की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें समझ में आ रही है बात। तो शाबाश, आपको इतना ही एंटिसिपेट करना चाहिए। तो इसी ट्राइंगल बी ई सी में हम देखें सी ई, तो सी ई क्या है, सी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बी सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा यस साइन थीटा। तो सी ई की वैल्यू आ गई बी सी साइन थीटा। चलिए ये सी ई की वैल्यू भी आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई। और सी ई को अब मैं लिख सकता हूं बी सी इज अगेन क्यू साइन थीटा। तो अब ये सी ई की वैल्यू भी मैंने यहां लिख दी, सी ई इज इक्वल टू क्यू साइन
थीटा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आप नोट कर लीजिए, यहां तक सब नोट करो बेटा जल्दी जल्दी। ये डेरिवेशन एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में डेरिवेशन आता भी है। 3 मार्क्स क्वेश्चन या अगर इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ जाए तो 5 मार्क क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये एग्जाम के पॉइंट, स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव और न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, हर साल आता है इनके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स हर साल आते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो पूरे अटेंशन से, पूरे अपने पार्टिसिपेशन से एक एक स्टेप समझने की कोशिश करना। और बहुत ही हाई फाई हम मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम बहुत सिंपल मैथमेटिक्स वो यूज़ कर रहे हैं जो सब बच्चों ने अभी तक बिल्कुल पढ़ी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम किसने नहीं पढ़ा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किसको नहीं मालूम, सबको मालूम है। बस वही हम सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम प्रोजेक्टाइल मोशन का बेस भी अपना तैयार करते चले जा रहे हैं साथ साथ उसके साइड बाय साइड। ठीक, चलिए अब आपने होपफुली ये सब नोट कर लिया होगा। तो अगेन AC इज द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल और जो रिप्रेजेंट कर रहा है द रिजल्टेंट। तो इस मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए लेंथ AC की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होगी। तो अब मैं सीधे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर आ रहा हूं। मैंने ये वैल्यूज नोट कर ली हैं, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको चलते चलते एक बार दोबारा बता दूं, AEC राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। यहाँ से इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डाल के, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो मेरे पास ये बेस AE हो गया इसका और इसका परपेंडिकुलर ACE हो गया। CE की वैल्यू भी निकाल ली मैंने और AB की वैल्यू तो मेरे पास पहले से ही थी P। तो अब मेरे पास BE की वैल्यू भी आ गई। BE की वैल्यू Q cos थीटा, ये है वैल्यू। अब इन वैल्यूज़ को याद रखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इनको मिटा दें, अब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। लिखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras theorem applied to right angled triangle, लिखते जाओ साथ साथ मेरे। according to Pythagoras theorem applied to right angled triangle AEC, apply to right angle triangle AEC, पाइथागोरस थ्योरम हमें इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप सब बोलेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इट इज ECE लिखा है क्या इसका मैंने, CE स्क्वायर। ये लीजिए, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर। AC की जगह मैंने एज इट इज AC स्क्वायर ही मेंटेन किया। ठीक है, अब AE को मैं क्या लिख सकता हूं, AE को आप यहां देख रहे हैं AB प्लस BE लिख सकता हूं। तो इसकी जगह आ गया AB प्लस BE होल स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में मैं सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि हाँ A प्लस बी का फॉर्मूला हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे अभी। देखिए पहले मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं। AC क्या रिप्रेजेंट करता है, AC रिप्रेजेंट करता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, AC वेक्टर AC क्या है, वेक्टर AC है द वेक्टर रिजल्टेंट। तो AC की लेंथ क्या होगी, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो AC की जगह मैंने लिख दिया R, मैग्नीट्यूड है ये, डायरेक्ट वेक्टर साइन नहीं है। R स्क्वायर इज इक्वल टू AB, व्हाट इज AB, AB की वैल्यू है P प्लस BE की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस CE की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट की हुई है Q sin थीटा। तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप दोबारा देखिए, AC वेक्टर AC क्या है, ये रिजल्टेंट है, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है ये, दोनों का वेक्टर P और वेक्टर Q का वेक्टर सम है। वेक्टर AC दैट इज वेक्टर R, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल AC।
तो लेंथ ऑफ AC क्या शो करेगी, लेंथ अगर वेक्टर AC शो करता है रिजल्टेंट तो इसकी लेंथ AC शो करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो AC यहां पर है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, लेंथ ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड शो करता है, R स्क्वायर आ गया। AB की वैल्यू है P, तो P आ गई है, प्लस की जगह प्लस आ गया। और BE की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू है, ढूंढो, ये BE की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी, क्यू कॉस थीटा आ गई, क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर है। और CE की वैल्यू मैंने ट्राइंगल से निकाली थी, अभी आपने देखा था, वो सामने लिखी हुई है वैल्यू। अब सिंपल सॉल्यूशन है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड था इसमें सब ओवर हो गया। तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो क्या कॉम्प्लिकेटेड था, अभी तक तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसा था नहीं। तब ये इसमें डेफिनेटली सिर्फ मेहनत है, सिर्फ प्रैक्टिस है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, फिजिक्स आसान है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिर्फ मेहनत। चलो इसको सॉल्व करें। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर। वी कैन राइट इट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या A स्क्वायर में थोड़ा दूसरे वे में लिख रहा हूँ, इसको जानबूझ के लिख रहा हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 2AB A प्लस बी होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। तो 2PQ कॉस थीटा, 2AB, A की जगह P आ गया, B की जगह Q कॉस थीटा आ गया। रिमेंबर, बस इतनी सी बात। A प्लस बी होल स्क्वायर तो बच्चे जानते हैं, क्लास 5 6 के बच्चे भी जानते हैं। A की जगह P आ गया, B की जगह Q कॉस थीटा आ गया। तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो अब आएगा Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला प्लस, आगे क्या रिपीट हुआ, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रिपीट हो गया। यहाँ पर अब ब्रैकेट लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। तो अब देखो ज़रा, ये दोनों, इन दोनों टर्म्स को यहाँ लिख रहा हूँ। R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये Q स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। Q स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिया। और ये वाला प्लस 2PQ कॉस थीटा मैंने यहां लिख दिया। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सब जानते हैं, दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी ये होती है 1। तो दिस इंप्लाइज दैट R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये वाला टर्म कहां चला गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब मेरे पास एक बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला चाहिए आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। एक बॉडी पर अगर दो वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं तो दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है, बहुत एप्लीकेशन इसके एग्जाम में आती हैं। ये आप अगर ये पार्ट छूट जाए, ये पार्ट ना भी हो, मैं कवर करके दिखाऊं, अगर ये ऊपर का पार्ट ना भी हो, सिर्फ ट्राइंगल ABC पर भी आप इसको इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, स्ट्रेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, स्ट्रेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या स्ट्रेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, इतना भी सफिशिएंट है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो आप सिर्फ ये ट्राइंगल ABEC बनाएंगे, ये वाला पार्ट बनाने की जरूरत नहीं, पूरा डेरिवेशन एज इट इज विदाउट एनी चेंज, पूरा डेरिवेशन एज इट इज आ जाएगा। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर से भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ये ट्राइंगल लॉ के फॉर्म में ना आए, बल्कि इस तरह से क्वेश्चन आए एग्जाम में, जो आता भी है, स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स, स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स। एक बार रिपीट कर दूं, अगर दो वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो दोनों का रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, इस पैरेललोग्राम की डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। एक बार रिपीट,
अगर दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो दोनों का रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम के कॉमन डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then their resultant will be represented by the diagonal of the parallelogram passing through the common side of the parallelogram of the two sides. ये पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस एक प्रैक्टिकल भी है क्लास 11th में, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है, क्लास 11th के न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, बहुत सारे डेरिवेशंस में यूज़ होता है. इसके एप्लीकेशंस अनएंडिंग है, बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं. इसीलिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. आज ही क्लास के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आप इसकी प्रैक्टिस करना, आज ही कर लोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा इसका होगा. ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ इसके कुछ एप्लीकेशंस और आगे देखें. यहाँ तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, तो आप बोलोगे साहब वो चलो मैग्नीट्यूड तो ठीक है, लेकिन वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होती है, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालें. तो अब मैग्नीट्यूड के बाद हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. किसकी बात कर लेते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की. तो अब जो मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़ का है, तो ये भी देख लीजिए. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के ऊपर आ जाते हैं. हेडिंग डालो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. चलिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. तो अब आज कुछ प्रॉब्लम भी मुझे करवाना है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि आप देखना इसके इतने इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. अगले टर्न में और प्रॉब्लम करवाऊंगा. अगला टर्न आपको एडवांस में बता दूं, अगला टर्न रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होगा और अगला टर्न डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होगा. ये एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता. अक्सर बच्चों से बोल दिया जाता है यार ये फॉर्मूला याद रखो बस. नहीं, मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा बेटा, मैं डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, क्योंकि यही तो मेन है पैरेललोग्राम लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. आगे हायर क्लासेस में इन्हीं का एप्लीकेशन है. तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, बस मैं इतना बोल के नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको प्रूव भी करवाऊंगा. तो अब उसी के लिए बेस बन रहा है. बस डॉट प्रोडक्ट के बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जंप कर जाएंगे. चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. अब ये डायरेक्शन तो आप बोलोगे साहब डायरेक्शन तो एंगल से मिलती है, तो हाँ एंगल से मिलती है. तो इस आर की डायरेक्शन किसके साथ लोगे? हम चाहे तो वेक्टर पी के साथ ले लें, चाहे तो वेक्टर क्यू के साथ ले लें. तो हम ले लेते हैं इसको वेक्टर पी के साथ. वेक्टर पी के साथ मान लिया रिजल्टेंट आर ने वेक्टर पी के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है? एंगल बीटा बनाया हुआ है. तो ये डायरेक्शन देगा कि ये हमारा जो रिजल्टेंट है वेक्टर पी से इतने एंगल से, अगर बीटा की वैल्यू आती है मान ले 30 डिग्री और रिजल्टेंट की वैल्यू आती है मान ले 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, तो एक बॉडी पर दो फोर्सेस सेट हो रहा है, एक ईस्टवर्ड और एक 60 डिग्री या किसी भी एंगल के ऊपर हो रहा है, 60 डिग्री या 75 डिग्री वॉट एवर इट मे बी. तो अब सवाल ये कि जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी और उसकी डायरेक्शन कितनी. अगर बीटा की वैल्यू 30 आती है और ये मैं वेक्टर बी को ईस्टवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ, और अगर इसकी वैल्यू आती है 30 डिग्री बीटा की, फर्ज कर ले मान ले, तो मेरा आंसर होगा ये जो रिजल्टेंट है वो कितना है? 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी. इस तरह से लिखा जाता है. तो वेक्टर बी से, एंगल बी से डायरेक्शन मिल जाती है. चलो दोबारा हम राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी यूज करते हैं. ट्राइंगल ए ई सी, इन राइट ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी. ठीक है, अब मेरे पास एंगल बीटा चाहिए मुझे. ठीक है, तो परपेंडिकुलर ई सी की वैल्यू है, बेस ए ई की वैल्यू है. तो मैं परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके क्या 10 बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं. तो निकालते हैं 10 बीटा. 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी ई, परपेंडिकुलर सी ई आ गया सी, अपॉन बेस ए ई, बेस ए ई. अब ये सी ई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये था क्यू साइन थीटा आपने लिखा हुआ है, ये सी ई की वैल्यू क्यू साइन थीटा. तो 10 बीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा. ए ई को मैं क्या लिख सकता हूं? अगेन ए बी प्लस बी ई तक चाहिए, ए बी की वैल्यू तो है पी,
लेकिन बी ई की मेरे पास नहीं है, तो बी ई की मैंने कैलकुलेट की है एक्चुअली। ए टू ई डायरेक्ट नहीं है, वो ए बी प्लस बी ई के फॉर्म में। तो यहां से टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन ए बी की वैल्यू है पी, तो ये इसकी वैल्यू आ गई पी, प्लस बी ई की वैल्यू कहाँ है मेरे पास, बी ई की वैल्यू है ये क्यू कॉस थीटा। तो ये इस फॉर्मूला से मैं इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल सकता हूं, और जो फॉर्मूला ड्राइव किया था आर इज इक्वल टू होल अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, उससे मैं उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अब कुछ स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस, ये नोट कर लो। ये भी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ये भी कोई खास बात क्या, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज की हुई है। ट्रिग्नोमेट्री के बड़े सिंपल फॉर्मूले हमने यूज किए हुए हैं ना, आपने सब नोट कर लिया होगा, और नोट नहीं कर पाए हो तो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या है भाई ये स्पेशल केस? देखो क्या स्पेशल केसेस, क्या स्पेशलिटी है इन स्पेशल केसेस में, देखिए अब आपको थोड़ा मज़ा आने लगेगा, इसमें फील आने लगेगी थोड़ी। मान लिया एक बॉडी है ओ, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स हो रहा है वेक्टर पी और दूसरा उससे थोड़ा कम है वो वेक्टर क्यू, लेकिन बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ। तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, होल अंडर रूट, मुझे रिजल्टेंट निकालना है दोनों का, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू होल अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू कॉस 0 डिग्री आ गया। ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का, ये 0 आ गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। आर इज इक्वल टू होल अंडर रूट, हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 आप बोलोगे सर ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, यस यू आर राइट, वही है ये। तो आर इज इक्वल टू होल अंडर रूट, मैं लिख सकता हूं पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, इट मीन्स आर इज इक्वल टू होगा पी प्लस क्यू। क्या मतलब हुआ, अगर दो वेक्टर्स किसी बॉडी के ऊपर एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, कौन से वेक्टर्स यार, मैं वो भी लिख दूं। सपोज P की वैल्यू है सपोज 4 न्यूटन और फोर्स Q की वैल्यू है सपोज 3 न्यूटन, फोर्स ही ज़्यादा यूज होता है, एकदम फोर्स ही जनरली लेते हैं। अगर ये मेरे पास फोर्सेस जो बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं वो 4 और 3 है सपोज, तो अब इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू होगी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन। कहने का मतलब ये, अगर दो फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो दोनों का वेक्टर सम क्या होता है, दोनों का वेक्टर सम दोनों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। द रिजल्टेंट इज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स एक्ट एट ए बॉडी एट इन द सेम डायरेक्शन में एंगल थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम, एक 4 न्यूटन दूसरा 3 न्यूटन और दोनों के बीच का एंगल सेम, तो अब 7 न्यूटन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। नोट करो ये। अगला केस लेते हैं, स्पेशल केसेस चल रही हैं। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 हो, थीटा की वैल्यू 180, जैसे कहाँ होता है ये, आप मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हो कि एक बॉडी के ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट हो रहे हो। इन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर आपने देखा, एक रस्सी होती है, कुछ लोग एक साइड हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरे साइड हो जाते हैं, और रस्सी खींच जिसको टग ऑफ वॉर कहते हैं, दोनों टीमें अपनी अपनी साइड फोर्स लगाती हैं। कौन सी टीम जीतती है, जो ज़्यादा फोर्स लगाई, ठीक है ना। तो वही केस है ये। तो आप बोलोगे साहब इसको डायग्राम से कैसे शो करेंगे, बहुत आसान। सेकंड केस नंबर 2, ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q, वेक्टर P इस डायरेक्शन में,
वेक्टर क्यू इस डायरेक्शन में पॉइंट ओ पर एक्ट हो रहे हैं दोनों, ये बॉडी है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया 180 डिग्री, जो मैंने यहां लिखा है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, -1, तो -1 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये p माइनस क्यू होल स्क्वायर हो जाएगा। ये -1 यहां आएगा तो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq हो जाएगा, और ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq यानी a प्लस a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला सब जानते हैं। तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना r इज इक्वल टू वैक्टर p माइनस वैक्टर q, यानी अब दोनों का सम कितना होगा, अब दोनों का सम होगा ओनली 1 न्यूटन। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें, जब एक बॉडी के ऊपर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे होते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट होता है दोनों का डिफरेंस। तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों का रिजल्टेंट दोनों का सम भी हो सकता है, दोनों का डिफरेंस भी हो सकता है। कौन डिसाइड करता है कि ये समय के डिफरेंस है, इट इज डिसाइडेड बाय दिस एंगल थीटा। अगर एंगल थीटा 0 होगा यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे दोनों। अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1 न्यूटन ओनली। अब अगर 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, देखो 90 डिग्री होगा तब क्या होगा वो भी देख लें। What if this theta is equal to 90 डिग्री? थर्ड केस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको फील भी कर ले, ये वेक्टर p और ये वेक्टर q, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री का। तो मतलब क्या हुआ, इसका डायग्राम से उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते। ये लो, एक p है एक q है, p की वैल्यू 4 न्यूटन मानी हुई है मैंने, और मैंने q की वैल्यू 3 कुछ भी मान लिया, आप भी कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो अब ये दो वेक्टर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर 90 डिग्री से एक्ट हो रहे हैं तो मैं उसको इलस्ट्रेट कैसे करूंगा, ये हो गया वेक्टर p और ये हो गया वेक्टर q, और ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो वही है, बस ये हमारा साइड AD यहां आ गई, साइड AD, बस इतना सा डिफरेंस, दैट इज द ओनली डिफरेंस, रेस्ट इज एब्सोल्युटली ओके। तो ये एंगल थीटा इक्वल टू 90 हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बस माइनर चेंज, cos 90 कर दो। तो आप बोल रहे होगे सर cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। हाँ बेटा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां cos आ गया 90, cos 90 0 होता है, तो क्या बचेगा, ओनली दिस मच, r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट्स ऑल। याद आ रहा है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। यस, ये क्या हो गया, अलॉन्ग x एक्सेस हो गया, ये हो गया अलॉन्ग y एक्सेस। तो यही तो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का, इसी से आता वो भी। तो अब p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ भी माइनर चेंजेस यहाँ भी हो जाएंगे। ये ओके, फटाफट अब इसको जल्दी कंप्लीट करो, फिर आज एक दो प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो p स्क्वायर कितना था मेरा, ये था 4 स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना था, q की वैल्यू 3 स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर 16, ये हो गया 9, तो 16 प्लस 9 होता है अंडर रूट 25। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू होगी 5। ओहो, इसका मतलब दो वेक्टर्स हैं, एक था 4 न्यूटन जिसको हमने p मॉब बोल दिया, दूसरा था 3 न्यूटन जिसको हमने q बोल दिया। तो उनका रिजल्टेंट जब दोनों 0 डिग्री पर यानी सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है उनका सम, p प्लस q इज इक्वल टू होता है r। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन था मैक्सिमम, लिख लो। जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो उनका मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम। पीछे से आ जाओ, जब थीटा इक्वल टू होता है 0 डिग्री मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो दोनों का सम यानी दोनों के वेक्टर सम की बात हो रही है। उस वेक्टर सम जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम 7 न्यूटन, आप देख चुके हैं। जब एक बॉडी पर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे होते हैं तो दोनों अपोज कर रहे होते हैं एक दूसरे की इफेक्टिव वैल्यू को यानी रिजल्टेंट को कम कर देते हैं। तो अब रिजल्टेंट आता है p माइनस क्यू यानी 4 माइनस
3 इज इक्वल टू 1 न्यूटन था, तो वो मिनिमम होता है। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू होता है 0 डिग्री। रिमेंबर, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होता है? जब दोनों के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। तो अब जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे होते हैं, तब फॉर्मूला क्या आता है? ये आता है। ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है, 5 न्यूटन इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम करते हैं फटाफट, आपको बड़ा मजा आएगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आप अच्छी तरह से आज देखो, और जो शीट आपको मैंने दी हुई है उस शीट की बेसिस के ऊपर आप लोग प्रॉब्लम अब सॉल्व करना शुरू करो। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये पैरेललोग्राम लॉ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ये आपको 11th में भी यूज़ होगा, 12th में भी यूज़ होगा, कॉलेज में जाओगे तो वहाँ तो और भी यूज़ होगा। 11th से ज़्यादा 11th में इसका बहुत यूज़, 11th में बहुत यूज़, 11th से ज़्यादा 12th में यूज़, 12th से भी ज़्यादा कॉलेज में यूज़। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? स्कूल के एग्जाम में भी आता है डेरिवेशन, और इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और एमसीक्यूज भी आते हैं। चलो एक सिंपल इसके ऊपर बेस्ड आपको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ। लिखो, सिंपल सा न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करें। आज एक दो न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करवाऊंगा, ये सब मिटा देता हूँ मैं। न्यूमेरिकल्स करना भी तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें फील आने लगती है, अरे हाँ यार ये वेक्टर तो ये है, ओहो अब समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलो भाई, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सैटेलाइट लॉन्च करने वाले, ये मिलिट्री पर्सनल, रोड बनाने वाले, बिल्डिंग्स बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, वॉरफेयर में, सब जगह इन फार्मूलों का यूज़ होता है। इतने कारखानों में, फैक्ट्रीज में इनका यूज़ होता है। तो इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये। चलो लिखें, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स of equal magnitude acting at right angle is 1414 Newton. What is the magnitude of each vector? What is the magnitude of each vector? दोबारा सवाल सुनिए। सवाल ये है आपका, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स हैं, दोनों का पी क्या होता है? दो वेक्टर्स पी एंड क्यू होते हैं, ए और बी मान लो, पी और क्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका रिजल्टेंट कितना है? इतना 1414 न्यूटन। और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। सो सी व्हाट यू आर गिवन आर इक्वल टू सो एंड सो, ठीक। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, और वेक्टर P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट इज P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू X से मान लें। तो ये दिया हुआ है भाई, ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q, ये इन दोनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। फील करो इसको, ये Q ये P 90 डिग्री पर एक्ट हो रहा है। P एंड Q बोथ आर इक्वल, और ये साहब बोल रहा है इनका रिजल्टेंट इतना है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, ये हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, बताए। P की वैल्यू निकालिए, Q की वैल्यू निकालिए। मान लिया हमने दोनों X। फॉर्मूला क्या होता है? R। कौन से फॉर्मूला में P Q R इन्वॉल्व होते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। तो R इज इक्वल टू होल अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। हैबिट बना लो अपनी। क्या हैबिट बना लो? जो भी प्रॉब्लम दी हुई है उसका डेटा लिख लो, उसका फॉर्मूला लिख लो, उसका डायग्राम ड्रॉ कर लो। 90% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो भी प्रॉब्लम दी हुई है ध्यान से पढ़ो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठो तो पहले थ्योरी पढ़ लो, फॉर्मूले डेरिवेशन कर लो। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के रूल्स लिखवाऊंगा अगले टर्न में।
अभी टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे इसकी बजाय कि मैं कुछ आपको करके दिखा रहा हूँ, लिखवाऊंगा बाद में, अभी करके दिखा रहा हूँ। यही जो मैं कर रहा हूँ वो लिखवा भी दूंगा, आपको हर न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी क्या क्या किया मैंने, न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ा। न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ने के पहले मैंने उस पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है वो समझ लिया, उसका डेरिवेशन ट्राई कर लिया। मान के चल रहा हूँ आपने डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर ली। कौन सा फॉर्मूला की डेरिवेशन, इस फॉर्मूला की डेरिवेशन की प्रैक्टिस आपने अच्छी तरह कर ली, ठीक है, ओके। तो इतना कर लिया तो फॉर्मूला आपके पास है। अब ये डेटा जो लिखा है, जब आप फॉर्मूला डेरिवेशन कर लोगे ना, तो अब न्यूमेरिकल समझ में आने लगेगा हमें दिया क्या है। तो दो फोर्सेस दिए हुए हैं, हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दो फोर्सेस हम कहाँ यूज़ करते हैं, कौन से फॉर्मूला में यूज़ करते हैं यार, पैरेललोग्राम लॉ में यूज़ करते हैं, और कहाँ करते हैं। तो ये बोल रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, कितना है हमें फाइंड आउट करना है। दोनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो दो वेक्टर्स और रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, इस फॉर्मूले के अलावा और कहाँ आएगा, यही तो आता है। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का रिजल्टेंट r इक्वल टू सो एंड सो दिया हुआ है, दोनों इक्वल वेक्टर्स की वैल्यू निकाली है, मैग्नीट्यूड निकाली है। तो ये फॉर्मूला मान लिया मैंने, दोनों अननोन क्वांटिटी को x मान लिया, दोनों इक्वल है, तो r की वैल्यू कितनी है, अब r की वैल्यू है, r कितनी 1414 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री हो गया। cos 90 डिग्री मतलब 0 हो गई इसकी वैल्यू। सॉल्व कर लो इसको, 1414 इज इक्वल टू ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया ऑन अकाउंट ऑफ दिस 90 डिग्री, cos 90 इज 0। तो 1414 इज इक्वल टू x रूट 2, तो x इज इक्वल टू 1414 अपॉन रूट 2। तो रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1414 अपॉन 1.414 होती है। रूट 2 की वैल्यू सब जानते हैं, पॉइंट को हटाया और यहां हमने 3 0 बढ़ा दिए, 1414 से 1414 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 1000 न्यूटन, दैट इज p इज इक्वल टू 1000 न्यूटन एंड q इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। देखो कितनी मजेदार प्रॉब्लम है ये, मजा आ गया होगा आपको। हाँ, कहने का मतलब ये कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं और इसी टाइप के एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं। नोट करो जब तक अगली प्रॉब्लम देखते हैं। एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूं, मिलती जुलती है, फील आएगी आपको थोड़ी सी, ये इस थोड़ी सी अलग हटके है, ये सब मिटा रहा हूं। लिखो, two forces are acting at an angle. Two forces are acting at an angle such that the magnitude of the two forces is equal, and the magnitude of their resultant is also equal to either of them, and the magnitude of their resultant is also equal to either of them. Find the angle between the two vectors. Find the angle between the two vectors. चलो, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक, और क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू X से मान लिया। दो वेक्टर्स इक्वल हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब दो वेक्टर्स इक्वल फोर्सेस बोला मैंने, वेक्टर मतलब इक्वल फोर्सेस मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इस तरह के दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, P इज इक्वल टू Q, एंड उन दोनों का रिजल्टेंट भी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट भी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। तो दोनों का रिजल्टेंट वो भी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब इस दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल फाइंड आउट करिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला।
चलो सारी वैल्यूज हमने दोनों वेक्टर को और दोनों का रिजल्टेंट का सब इक्वल दिया हुआ है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल और उनका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड में दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही दिया हुआ है, ये गिवन है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ लो ध्यान से, फिर जो डेटा दिया हुआ है डेटा को विद सिंबल लिख लो, फिर फॉर्मूला लिखो, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है सॉल्व कर लो। ये मैंने बड़े शॉर्ट में 3 स्टेप में रूल बताए, लेकिन जब आपको लिखवाऊंगा तो 17 रूल्स आएंगे न्यूमेरिकल, 15-16 स्टेप्स आते हैं। अगर ये 15-16 स्टेप कोई भी बच्चा याद कर ले, समझ ले, याद बात क्या करे, समझ ले, हर न्यूमेरिकल आसानी से होगा। आओ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। P और Q और R सब इक्वल हो गए, तो इनकी जगह इनको मान लिया हमने X, तो रख दिया R की जगह X इज इक्वल टू P की जगह एक्स स्क्वायर प्लस Q की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा कॉस थीटा, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, क्या किया स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग लिखा है ये, ठीक है। तो अब इस 2x स्क्वायर को आप यहां ले जाओ, तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा, मैंने इसको यहां शिफ्ट किया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2x स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहां बचा 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, बट कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, डबल कर दो -1/2 आती है। वो आप मालूम होगा आपको, नवेद सर से पूछना, नवेद सर बताएंगे आपको, ये सब वैल्यू सबको बनानी आनी चाहिए। नवेद सर से पूछना, सर शायद बता भी दिया होगा उन्होंने, नवेद सर आजकल वही तो पढ़ा रहे हैं, कुछ क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू होती है, एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो वो सब नवेद सर जो पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आप यहाँ फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन करने वाले हो। तो कॉस 120 की वैल्यू -1/2 आती है, मेरी यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आई -1/2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बोथ द वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो आप सोच रहे हो कि यार इसका इलस्ट्रेशन क्या होगा, तो देखो इलस्ट्रेशन भी करके दिखा देता हूं। एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, इक्वल बनाया मैंने, ये P ये Q, ये R आ गया, ये R आ गया, ये एंगल आ गया 120, ये सब लेंथ में इक्वल, ये Q ये P। अब देखो फील आ गई होगी आपको, कैसा होगा ये, ऐसा होगा, मतलब हमारा जो एंगल था वो 0 से लेके 90 और 180 कुछ भी हो सकता है ना, दो वेक्टर्स P एंड Q के बीच का एंगल, तो ये अगर 120 आएगा, ये 120 डिग्री का एंगल आएगा, ये थीटा, तो इस, और अगर दोनों का P और Q का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और थीटा की वैल्यू 180 होगी, 120 होगी सॉरी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड में P और Q के बराबर ही आएगा, ये इसका प्रूफ। आज की लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, फिर अगले टर्न के लिए छोड़ते हैं। और भी मेरे पास बहुत बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, वो अपन करेंगे अगले टर्न में। आज एक और प्रॉब्लम लिखो यार, लिखिए, एट व्हाट एंगल, आज का लास्ट प्रॉब्लम, एट व्हाट एंगल डू the two forces, कौन से फोर्सेस की बात कर रहा हूं बताता हूं अभी। at what angle do the two forces P plus Q, फोर्सेस P, एक फोर्स P plus Q एंड दूसरा P minus Q, P plus Q and P minus Q act so that the resultant is whole under root 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम आ गई एक और। तो थीटा की वैल्यू बताओ भैया, मतलब एक वेक्टर P प्लस Q, अकेला P नहीं अकेला Q नहीं, एक वेक्टर P प्लस Q, दूसरा वेक्टर P माइनस Q, दोनों का रिजल्टेंट इतना, तो भैया थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं कितनी।
अब मैं मान लेता हूँ ये जो पैरेललोग्राम है ना, मैं ज़रूरी है कि हमने कसम थोड़ी खाई है कि ये वाला हमेशा P से शो करेंगे, ये वाला हमेशा Q से शो करेंगे, ज़रूरी है क्या? चलो इसको A से शो कर दो, इसको B से शो कर दो, ये R हो गया। तो मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R इज इक्वल टू होल अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, अरे यार A स्क्वायर लिया ना अभी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये लो, हम A और B के टर्म्स में ले लिया हमने, X और Y के टर्म्स में ले लो, उससे क्या होता है? ये तो लेटर्स हैं, P और Q की जगह A और B ले लिया। अब हमारे दो फोर्सेस कौन से हैं? नाउ हियर A, वेक्टर A इज इक्वल टू, ये बोल रहे हैं P प्लस Q एंड वेक्टर B इज इक्वल टू P माइनस Q एंड R की वैल्यू इतनी। तो बोल रहे हैं भाई साहब ये एंगल थीटा है ना, ये फाइंड आउट करिए। ठीक है, कर लेते हैं, सॉल्व कर लो यार, वैल्यू पुट करो, अटेम्प्ट करो, अभी फटाफट आ जाएगा। चलो करना भी शुरू कर दें हम। इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज डाल दो। ये R की वैल्यू कितनी दी हुई है? R की वैल्यू दी हुई है 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये R की वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गई, इज इक्वल टू A की जगह क्या दिया हुआ है? P प्लस Q होल स्क्वायर प्लस B की जगह P माइनस Q होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये वाला ट्वाइस A कितना? P प्लस Q, जगह शॉर्ट है इसलिए थोड़ा क्लोज लिख रहा हूं, B कितना? P माइनस Q कॉस थीटा। पढ़ के बता देता हूं, जगह शॉर्ट नहीं हो जाए कहीं मैं एक्सट्रीमली कोने में ना चला जाऊं, बच्चों को दिखे ही नहीं, इसलिए पढ़ के बता रहा हूं। हम P और Q की जगह A और B लिख लेते हैं। अब आप बोलोगे A और B क्यों ले लिया भैया? अच्छा खासा P और Q चल तो रहा था, इसलिए लिया कि इन्होंने दो फोर्सेस को दिया है ऐसे, इस फॉर्म में दिया है। एक फोर्स की वैल्यू P प्लस Q, दूसरे फोर्स की वैल्यू P माइनस Q दी हुई है इन्होंने, इसलिए हमने यहाँ सिंबल चेंज कर दिया है और P और Q की जगह A एंड B कर दिया, नहीं तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता। तो ये तो सिंबल्स हैं, आप इसकी जगह A और B की जगह एक्स वाई ले लो, MN ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। P और Q जरूरी थोड़ी है। तो अब मान लिया मैंने जो दो फोर्सेस हैं या दो वेक्टर्स हैं, एक मान लिया इनमें से A वो P प्लस Q उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था B वो हमें मान लिया हमने कि ये B है और ये P माइनस Q, और ये बोल रहे हैं इनका रिजल्टेंट इतना है भाई साहब, R की वैल्यू इतनी है, तो बोल रहे हैं इनके बीच में एंगल थीटा की वैल्यू निकाली है। चलो R की जगह ये रिजल्टेंट पुट कर दिया, A की जगह P प्लस Q, B की जगह P माइनस Q, P प्लस Q होल स्क्वायर प्लस ये वाला B की जगह P माइनस Q स्क्वायर आ गया, तो ये होल स्क्वायर आ गया, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, A की जगह P प्लस Q, B की जगह P माइनस Q, और ये कॉस थीटा, ये हमारा पूरा फॉर्मूला में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अब आप खुद ही बोलोगे अच्छा मैं पूछूं बेटा क्या करना पड़ेगा बताओ, चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, तो आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में स्क्वायरिंग द अबोव इक्वेशन। स्क्वायर कर दिया तो ये आया 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये A प्लस बी और A माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगा दो यार यहाँ, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जगह मेरी कम ना पड़ जाए। अब ये हो जाएगा प्लस ये P प्लस Q, P माइनस Q क्या होता है? ये होता है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर होता है, इसलिए लिख दिया ऐसे ताकि मुझे जगह कम ना पड़े। ठीक है, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर हो गया, 2P स्क्वायर को यहाँ ले आया तो 3P स्क्वायर में से 2P स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3P स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर। दोबारा देखो, ये देखो ये P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर यहाँ ले आया माइनस 2P स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर है ये Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर हो गया, यहाँ लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस Q स्क्वायर, ये वाला शिफ्ट हो गया माइनस हो गया यहाँ आ गया, इज इक्वल टू ये 2PQ कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या बचा? सिर्फ ट्वाइस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस थीटा बचा। मुझे दोबारा इसको P प्लस Q के फॉर्म में लाना पड़ेगा, कुछ जगह कम थी इसलिए लिख दिया मैंने। 3P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर क्या होता है? ये होता है P स्क्वायर। Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर क्या होता है? ये होता है Q स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस थीटा। अरे यार ये तो कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई?
cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, दिस इंप्लाइज दैट के थीटा की वैल्यू कितनी आई, ओहो 60 डिग्री। वह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये वाली, मुझे तो कराने में बड़ा मज़ा आया, आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा। आगे और भी